नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। एक दिन तक मुस्तहकम रहने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें जुमे के रोज़ एक बार फिर बढ़कर एक नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। मुल्क के 4 बड़े मेट्रोज़ में आज पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ। हैदराबाद में भी पेट्रोल 31 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद उसकी कीमत 99 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। ऐसे ही डीजल की कीमतों में भी 31 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद उसकी कीमत 94 रुपये 57 पैसे फी लीटर हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर हल्की पड़ते ही मुल्क में अब महंगाई पर सियासत शुरू हो गई है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आज मुल्क भर में मुजाहरा किया। इस दौरान कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रखा गया। कांग्रेस का मुजाहरा खासतौर से पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ था। इसी सिलसिले में कांग्रेस कायद और वर्कर्स पेट्रोल पंपों पर मुजाहरा उन्होंने किया। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के चलते पेट्रोल का रेट 100 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने भी अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और पेट्रोलियम वजीर धर्मेंद्र प्रधान और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को साइकिल कुरियर कर दी। यूथ कांग्रेस का कहना है कि पिछले 5 महीने में पेट्रोल डीजल 43 गुना महंगे हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत को इनकी कीमतों में बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए। आज के मुजाहरे के दौरान कांग्रेस ने मुल्क की माशी सुस्ती, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाए। कांग्रेस कायदीन का कहना है कि महंगाई के खिलाफ सिर्फ एक दिन धरना करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे एक आम तहरीक में, अवामी तहरीक में बदलना होगा। उनका कहना है कि जनता के बीच जाकर लगातार महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने से ही कोई नतीजा निकल सकता है। ₹9.20. Now it is 32 rupees. Can you imagine this type of increase? Therefore, this government I can tell you within 10 months, from April 22, January 21, they have collected 3 lakh crores from the people of the country. अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई के हज हाउस में हज 2021 के बारे में जायजा इजलास मुनक़िद किया। तमाम उन्होंने कहा कि हम अपनी तैयारियां कर चुके हैं। हिंदुस्तान सऊदी अरब की हुकूमत के फैसले पर अमल करेगा। अगरचे कुछ ममालिक अपने शहरियों को हज 2021 में भेजने के काबिल नहीं है, हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि हम हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। हम सऊदी हुकूमत के फैसले के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। जायजा इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकवी ने कहा कि हमारी तरजीह दोनों ममालिक के लोगों और इंसानियत की भी सेहत व फलाह है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हिंदुस्तान में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के सिलसिले में अफवाहों और खदशात को रोकने के लिए मुख्तलिफ समाजी और तालीमी इदारों के जरिए मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी।
उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हज कमेटियां, वक्फ बोर्ड, उनसे वाबस्ता तंजीमें, मरकजी वक्फ काउंसिल, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन और दीगर समाजी और तालीमी इदारे इस मुहिम का हिस्सा होंगे। नकवी ने कहा कि इस मुहिम में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी शामिल किया जाएगा। अलग स्पेशल पैकेज वगैरह हो रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में बहुत मजबूती से, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें कंफ्यूजन अब क्रिएट करने नहीं देने की ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की के रास्ते पे चलने दीजिए, अमन के रास्ते पे चलने दीजिए। जो वहाँ पर इंसर्जेंसी थी, वहाँ हज 2021 के लिए मुल्क की तैयारियों के बारे में बात करते हुए नकवी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई हिदायत और हुकूमत सऊदी अरब के महकमे सेहत के जरिए दिए गए गाइडलाइंस पर मबनी टीकों से मुतालिक मौजूदा पोजीशन का जायजा लिया गया है। मुक़द्दस शहर मक्के मुकरमा में हर साल 25 लाख से ज़्यादा अफराद हज की ज़ियारत करते हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल कोविड-19 वबा की वजह से सऊदी अरब की हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो ममलिकत में पहले ही मुकीम लोगों का महदूद हज का एहतमाम करेगी। सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफ़ीर डॉक्टर औसाफ सईद, जिद्दा में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल शाहिद आलम और मरकज़ी वजारत अक़लियती उमूर के आला अहदेदारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजलास में शिरकत की। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO MA खान और दीगर अहदेदार भी इसमें मौजूद थे। असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान पर तनाज़ा पैदा हो गया जिसमें उन्होंने कहा था कि महाजिर मुसलमान अपनी आबादी को काबू में रखें ताकि समाजी मसाइल को हल किया जा सके। शर्मा ने कहा कि अगर आबादी इसी तरह से बेकाबू रही तो एक दिन कामाख्या मंदिर की ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा, यहाँ तक कि उनके घर पर भी कब्जा हो जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए AIUDF के कायदीन ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सियासत पर मबनी और एक तबके को निशाना बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला आबादी बढ़ने की असल वजूहात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं और बेवजह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल की जमात AIUDF के रुकने असम्बली हाफिज रफ़ीकुल इस्लाम ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के जवाब में कहा कि ये कहने के बजाय कि मखसूस तबके के ज़्यादा बच्चे हैं, वज़ीर आला को इसे काबू में करने के तरीके और इसकी वजह तलाश करनी चाहिए। यहाँ तक कि उनके भी 6-7 भाई बहन हैं और मैंने सुना है कि स्पीकर के भी 8 भाई बहन हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि और आबादी का बढ़ना एक कबीले का मसला नहीं, मैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने की तजवीज़ नहीं दे रहा हूँ। वज़ीर आला को लोगों को समझाना चाहिए कि कम बच्चे पैदा करें, लेकिन बीजेपी की हुकूमत एक तबके के लिए काम करती है और दूसरे को नज़रअंदाज करती है। लक्षद्वीप गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुतनाज़िया इस्लाहात को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है और लक्षद्वीप से अब ताज़ा खबर यह आ रही है कि फिल्मसाज और समाजी कारकुन आयशा सुल्ताना के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज किया गया। ये केस मकामी बीजेपी लीडर की शिकायत के बाद दर्ज किया गया, जिनका कहना है कि उन्होंने अपने एक बयान से मरकज़ की मोदी हुकूमत की छवियां खराब करने की कोशिश की। गौरतलब है कि बीजेपी कारकुनान ने केरला में भी आयशा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक आयशा सुल्ताना के खिलाफ लक्षद्वीप यूनिट के बीजेपी सदर अब्दुल कादर ने क्रूती पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद उन पर सेक्शन 124A यानी मुल्क से गद्दारी और सेक्शन 153B तशद्दुद आमेज बयान के तहत केस दर्ज कर लिया गया। बीजेपी लीडर को आयशा के इस बयान से तकलीफ पहुंची जो उन्होंने एक टीवी मुबाहिसे के दरमियान दिया था और बायो वेपन जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। अब्दुल कादर का इल्ज़ाम है कि आयशा ने एक मलयालम चैनल पर बहस के दौरान मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम के लक्षद्वीप में कोरोना के ताल्लुक से झूठी खबर फैलाई। उन्होंने कहा था कि मरकज़ी हुकूमत ने लक्षद्वीप में कोरोना के फैलाव के लिए बायो वेपन का इस्तेमाल किया। बीजेपी लीडर का मजीद कहना है कि आयशा का बयान मुल्क मुखालिफ है, जिससे मरकज़ी हुकूमत की छवियां खराब हो रही है। ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए आयशा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लक्षद्वीप में मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली आयशा सुल्ताना ने अपने ऊपर मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज किए जाने के बाद एक फेसबुक पोस्ट के जरिए रद्द अमल भी जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि मैंने टीवी चैनल की बहस में बायो वेपन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। मैंने महसूस किया था कि प्रफुल्ल पटेल और उनकी पॉलिसियां बायो वेपन की शक्ल में हैं। पटेल और उनकी पार्टी के जरिए ही लक्षद्वीप में कोविड-19 फैला। मैंने पटेल का मवाजना बायो वेपन से किया था, हुकूमत या मुल्क से नहीं। आपको ये समझना चाहिए। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि लक्षद्वीप के इस जजीरे की बाशिंदा आयशा
सुल्ताना मॉडल भी रह चुकी है और उन्होंने कई मलयालम फिल्मों में काम भी किया है। आयशा तवील मुद्दत से वहां की हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं। अपने ताज़ा मुतनाज़ा बयान को लेकर भी वो पुरज़्म हैं और उसे दुरुस्त ठहरा रही हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई अजला में बरसने के बाद मानसून अब मध्य प्रदेश और गुजरात पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में मानसून अंदाजे से 7 दिन पहले पहुंच गया। बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ वेस्ट की तरफ कम दबाव का इलाका बना हुआ है। इससे ओडिशा और गंगा से जुड़े वेस्ट बंगाल के इलाकों में तेज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 20 रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोविड-19 वबा की दूसरी लहर के चलते लोगों को भारी माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग लोन की ईएमआई भी अदा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस सिलसिले में कुछ राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनको मायूसी हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई करते हुए ईएमआई पेमेंट की छूट मांगने वाली पिटीशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोन रीपेमेंट में मॉरेटोरियम बढ़ाने और इंटरेस्ट को पूरी तरह माफ नहीं किया जा सकता। पिटिशनर्स ने जो राहत मांगी है वो पॉलिसी मेकर्स के दायरे में आती है, लेकिन हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। बयान में कहा गया कि हुकूमत को पॉलिसियों के बारे में अहकाम देना उनका काम नहीं है। हुकूमत को बहुत से काम करने हैं, जैसे कि लोगों को वैक्सीन लगाना है और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका भी ख्याल रखना है। पीआईएल फाइल करने वाले लोगों ने दूसरी लहर से होने वाले माशी नुकसान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। उन्होंने अपनी पिटीशन में माशी परेशानियों और रोजगार के नुकसान की वजह बताई थी। इससे पहले 24 मई को इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई को 11 जून तक टाल दिया था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में उन पिटीशंस को खारिज कर दिया था जिसमें लोन रीपेमेंट के मोरेटोरियम की ड्यूरेशन नहीं बढ़ाने के हुकूमत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले पर कोर्ट से मीडिएट करने के लिए उसमें इंटरवीन करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि यह पॉलिसी से जुड़ा हुआ फैसला है। जस्टिस अशोक भूषण की सदारत वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के माशी पॉलिसियों की जुडिशियल रिव्यू तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो गलत और मनमानी ना हो। मुल्क के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना मरीजों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस बैंक ने कहा है कि वो कोरोना मरीजों को महज 8.5% इंटरेस्ट रेट पर कर्ज देगा। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इस लोन पर किसी तरह की गारंटी भी नहीं लगेगी। बैंक ने एक मीडिया स्टेटमेंट में बताया कि 5 लाख रुपए तक का कर्ज 60 महीनों यानी 5 साल तक के लिए मिलेगा। इस पर 8.5% की रेट से ब्याज चुकाना होगा। इस वक्त ब्याज की ये रेट तारीखी तौर से सबसे निचले सतह पर है। होम लोन इस वक्त 6.7% के रेट से मिल रहा है। ऐसे में बैंक ने कोरोना मरीजों के लिए इस तरह का लोन लॉन्च कर दिया है। अमूमन पर्सनल लोन सबसे महंगे लोन होते हैं। इसके तहत 12 से 20% तक सालाना ब्याज दर ली जाती है, लेकिन एसबीआई ने इसे सबसे सस्ते दर पर लॉन्च किया है। बैंक ने कहा है कि कोविड के इलाज से मुतालिक खर्चों की वजह से लोगों के पास फाइनेंशियल मसाइल खड़े हो गए हैं, इसलिए बैंक ने विदाउट गारंटी कर्ज को लॉन्च किया है। इसे बैंक ने कवच पर्सनल लोन का नाम दिया है। इस लोन में कोरोना के इलाज के खर्च को कवर किया जाएगा। बैंक ने कहा कि इसके तहत जो लोन लोग उसके साथ उसके पूरे खानदान को भी कवर किया जाएगा। इसे चेयरमैन दिनेश खारा ने लॉन्च किया। इसमें 3 महीने का मोरेटोरियम भी शामिल है। दिनेश खारा ने कहा कि यह कर्ज उन लोगों की मदद करेगा जो कोरोना के बहरान से जूझ रहे हैं। हमारा मानना है कि यह नई स्कीम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में कामयाब रहेगी। दरअसल कोरोना के मरीजों को भारी भरकम
खर्च करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में रोजाना 10 से 15 हज़ार रुपए तक का खर्च आ रहा है। पूरी तरह से इलाज कराने पर एक मरीज को 3 से 4 लाख रुपए तक का भी खर्च करना पड़ रहा है। साथ ही बीमा कंपनियां भी हेल्थ इंश्योरेंस के तहत पूरा कवर नहीं दे रही हैं। ऐसे में कोरोना मरीजों को अस्पताल का बिल भरने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उसूलन तो ये होना चाहिए कि कोरोना से मुतासिर होने वाले सभी लोगों का मरकजी और रियासती हुकूमतें मुफ्त में इलाज कराएं, लेकिन अब ये बैंकों के लिए भी धंधा बन गया है। बैंक अब खर्च दे रही हैं ताकि लोग लोन लें और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उनकी जो भारी बिल्स हैं वो अदा करें। पाकिस्तान में जुमे के रोज एक सड़क हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा बलूचिस्तान के खुशदार जिले में हुआ। यहां अकीदतमंदों को ले जा रही एक बस गहरी खाई में गिर गई। 18 लोगों की मकामे वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि 5 ने अस्पताल में दम तोड़ा। 39 लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर ने संकरे रास्ते पर तेजी से बस टर्न करने की कोशिश की। इसी दौरान ये स्टीयरिंग से कंट्रोल खो बैठा और बस खाई में जा गिरी। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते एक ट्रेन हादसा भी हुआ था। इसमें 67 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। यह वाकया खराब रेल ट्रैक की वजह से हुआ था। अब बात कोरोना वायरस की। आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव जारी है और गुज़िश्ता एक दिन में दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। इस जानलेवा वबा से दुनिया भर में अब तक 37 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया की 192 ममालिक और खित्तों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,44,744 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसकी वजह से दुनिया में कोरोना के मुतासरीन की मजमूई तादाद 17,47,71,133 हो गई, जबकि इस जानलेवा वबा की वजह से 37,69,494 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। कोरोना वबा के चलते टूरिस्ट के लिए बंद यूरोप अब धीरे धीरे खुल रहा है। करीब 1 साल बाद यूरोप में अमेरिका और दीगर मुल्कों से टूरिस्टों के लिए अनलॉक का अमल शुरू हो गया है। हालांकि टूरिस्टों को कुछ क़वायद पर अमल करना होगा। यूरोप पिछले साल कोरोना वबा का हॉटस्पॉट था। हालांकि वहां जैसे जैसे वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ रहा है, वबा की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। यहां पर कई मुल्क घूमने पर आयद पाबंदियों को हटाया जा चुका है या उसका अमल जारी है। इसमें से ब्रिटेन तो ज़्यादातर आबादी को वैक्सीनेशन के बाद पूरी तरह अनलॉक की हालत में है। हुकूमत की स्कीम 21 जून से ब्रिटेन को अनलॉक करने की है। यूरोप के 30 में से 20 मुल्क अनलॉक हो रहे हैं। कोरोना की सबसे ज़्यादा मार झेलने वाले इटली, स्पेन और फ्रांस में होटल, रेस्टोरेंट्स, दीगर टूरिस्ट स्पॉट और इंटरनेशनल मुसाफरीन के लिए कुछ गाइडलाइंस के साथ उन्हें खोला जा रहा है। एक हफ्ते में अहम सरगर्मियां शुरू होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि मार्च 2020 में पहली बार यूरोपियन यूनियन के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए कोरोना की वजह से बंद कर दिए गए थे। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन के आंकड़ों में कमी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 91,755 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1,35,105 मुतासरीन ठीक हो गए और 3,412 की मौत हो गई। यह लगातार चौथा दिन था जब नए मुतासरीन की तादाद 1 लाख से कम रही। 10 जून को 46,514 एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद कम हुई। इसमें गिरावट का सिलसिला करीब 1 महीने से जारी है। पिछली बार 12 मई को इसमें 6,399 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अभी मुल्क में 11,18,956 मरीजों का इलाज चल रहा है। 9 मई को यह आंकड़ा 37,41,302 की पीक पर था। हमने जैसे पिछले समय भी इस विषय पर बातचीत की थी। हम देख रहे हैं प्लीज देश में क्या हुआ था बीच में प्रॉब्लम और शार्प डिक्लाइन इन डेली न्यू केसेस हम पिछले 5 हफ्तों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां 7 मई को देश में 4,14,000 क्या रिकॉर्डिंग के बीच में के हिसाब से केसेस नोट किए गए थे। वह घटते घटते 2 लाख से कम 25 मई के समय पर, उसके बाद 7 जून को 1 लाख से कम होते हुए आज 11 जून में 91 अपने पास 10 मिनट है। बाइट्स में रविशंकर प्रसाद है, से कंपैरिजन में ऑब्जर्व करें, सिसोदिया है, राजनाथ सिंह है। 78 राजनाथ सिंह को लाइट ले सकते बाइट में। पीक देश में ऑब्जर्व की गई है, उससे केसेस में कमी आई है। और साथ में हम देखें कि पिछले 4 दिनों से देश में 1 लाख से कम
केसेस प्रतिदिन के बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही हमारी 24 स्टेट ऐसी हैं जहां पर केसेस में जो नंबर डिक्रीज नोट किया गया तो वह घटते घटते अब 1000 से भी कम केस प्रतिदिन औसत के रूप में हम लोग पा रहे हैं। यह मरकजी हुकूमत ने 18 से 44 के एज ग्रुप के लिए वैक्सीन की खरीदारी शुरू कर दी है। साथ ही ये भी तय कर लिया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही टीके मरकजी हुकूमत 150 रुपये फी डोज के हिसाब से खरीदेगी, जबकि रियासतों को कोविशील्ड 300 रुपये और कोवैक्सीन 400 रुपये फी डोज मिल रही थी। मरकज ने रियासतों के हिस्से की 25% खरीद खुद ही करने का फैसला लिया है। इससे पहले ये खरीदी रियासतों को करनी थी, जिसमें उनके 34,720 करोड़ रुपए खर्च हो जाते। अब इसके लिए मरकजी हुकूमत के 16,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी 17,920 करोड़ रुपए की बचत होगी। मरकज ने 18 से 44 के एज ग्रुप के लिए पहले मरहले में 44 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। इसमें साफ किया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से टीके पुरानी कीमत पर ही खरीदे जाएंगे। हालांकि कंपनियां चाहती हैं कि रियासतों के लिए तय किए गए दाम पर ही मरकज भी खरीद करे, लेकिन मरकज ने ऐसा करने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि कंपनियों को वैक्सीन सप्लाई तय वक्त पर पहुंचाने के अहकाम भी दिए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमे को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत डीजल की कीमतों और बढ़ती हुई मईशत में इजाफा करके मुल्क को लूट रही है। अफराद ज़र और बेरोजगारी को रिकॉर्ड सतह तक पहुंचने से रोकने के लिए इक़दाम नहीं कर रही है। कांग्रेस कायदीन ने भारत को लूट रही बीजेपी मुहिम के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो सच बोलने, सवाल पूछने और तनकीद करने से डरते हैं। उनकी ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत में लूटमार के सबब मुल्क मुश्किल हालात में है, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वो हकीकत से, सवालों से, कार्टूनों से डरते हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमूई घरेलू मसनूआत यानी जीडीपी गिर रही है, बेरोजगारी उरूज पर है, ईंधन की कीमत आसमान छू रही है और बीजेपी मुल्क को कितने तरीकों से लूटेगी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि वबाई इमराज के दौरान मोदी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर 2,74,000 करोड़ के टैक्स जमा किए। इस रकम से क्या हो सकता था? पूरे हिंदुस्तान के लिए वैक्सीन यानी 66,000 करोड़, 718 अजला में ऑक्सीजन प्लांट, 29 रियासतों में एम्स हॉस्पिटल और 25 करोड़ गरीबों को माली मदद मिल सकती थी, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। बीजेपी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाया कि दिल्ली हुकूमत मुकम्मल तौर से राशन माफिया के मातहत है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल हर घर को राशन फराहम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब लोग कोरोना से परेशान थे तो उनकी हुकूमत मरीजों को ऑक्सीजन फराहम नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत महल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों के घरों तक दवाएं नहीं पहुंचा सकी। केजरीवाल की हर घर राशन स्कीम भी एक जुमला है। अब मैं आता हूं होम डिलीवरी। ये होम डिलीवरी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर जाइए तो इसमें स्कैम के कितने गोते लगेंगे वही समझ में आ जाएगा, और इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। आप जब राशन कार्ड की दुकान पर लेते हैं तो वो मोहल्ले में है, घर के बगल में है, और उसका एक वैधानिक दायित्व इस कानून के अंतर्गत है। मतलब आपका विजिलेंस होगा, आपका इंस्पेक्शन होगा, आपका सोशल ऑडिट होगा, कितना माल आया, कितना गया, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे स्टेटमेंट में आपको मिलेगा यहां क्या क्या हुआ है। लेकिन दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिसोदिया ने कहा कि मरकजी हुकूमत के वजीर दिल्ली हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, ये उनके संस्कार हैं। उन्होंने कहा कि मरकज ने सभी फैसले सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद दिए हैं। बीजेपी तो भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। सिसोदिया ने मरकजी हुकूमत से पूछा कि पिज्जा घर पहुंच सकता है तो राशन क्यों नहीं। बीजेपी अब भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है।
उनके पास अब सिर्फ रियासतों से झगड़ा करने का काम बचा हुआ है। जब देखो आप आते हो टीवी पे बैठते हो और किसी एक राज्य सरकार के खिलाफ मुंह खोल के गालियां देने लगते हो। और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम कर ही नहीं रही केंद्र सरकार क्या आजकल? मैं देख रहा था वो, और ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज यही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे वो भी यही गाली गुफ्तार में उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। केंद्रीय मंत्री आएंगे वो भी उसी तरह की गाली गुफ्तार का इस्तेमाल करेंगे। कभी कहेंगे कि साहब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। अरे ऑक्सीजन का पूरा मैसअप किसने किया? केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का मैसअप किया। आप ठीक कर लेते समय रहते। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब जाके आपने ऑक्सीजन सुधारी। पहले ही सुधार लेते। अब राज्य सरकार को गाली देने लग रहे हो। पूरे देश के सारे 1.5 करोड़ बच्चे कहते रहे साहब परीक्षा के। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सड़क हादसात पर तशवीश का इजहार किया। हर शख्स ये सोचकर सड़क पर चलता है कि हादसा दूसरों के लिए है, लिहाजा वो इतना ख्याल नहीं रखता है जितना उसे चाहिए। वजीर दिफा ने हैरत का इजहार किया कि हमारे मुल्क में दुनिया के मुकाबले में 3% से भी कम गाड़ियां हैं, लेकिन हादसात 11% के करीब हैं। 4.5 लाख हादसात और हर साल 1.5 लाख अमवात एक वबाई बीमारी से कम नहीं है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमे के रोज नई दिल्ली में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO हेडक्वार्टर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड्स, ब्रिजेस, एयरफील्ड्स और टनल्स का इफ्तिताह किया। इसके बाद बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अमले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कहा कि अपने क़याम के वक्त से BBRO दूर दराज के इलाकों में सड़कों, सुरंगों और दीगर बुनियादी ढांचों की तामीर करके कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। BRO की तकनीकी तरक्की में नए अबवाब का इजाफा करते हुए आज 4 सॉफ्टवेयर लॉन्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस और सड़क, पुल, फिजाई हदूद और सुरंगों से मुतालिक मुल्क के पहले 2 मराकिज़ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया जा रहा है। ये दोनों मराकिज़ अपने मकासद में एक दूसरे की तकमील करते हैं। महत्वपूर्ण बात है लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता, जिसके प्रति बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आज से नहीं बहुत लंबे समय से जागरूक है और अपने दायित्व का वह निर्वहन कर रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सड़कें जहां जहां भी बनी है वो खुद अपने आप में अट्रैक्शन का विषय होती है। हाई क्वालिटी की वेल मेंटेन सड़कों के किनारे लगे साइन बोर्ड्स राहगीरों के लिए उनको सचेत करने वाले होते हैं, जागरूक भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उनका मनोरंजन भी करते हैं। ऐसे ही कुछ स्लोगन पर मेरी भी निगाह पड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे इट इज नॉट रैली, एंजॉय द वैली, इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुम्मे के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा से अलग अलग मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक वज़ीर आज़म मोदी और योगी की मीटिंग हुई। बताया जाता है कि इस मीटिंग में योगी ने अपने 4 साल के कामकाज की रिपोर्ट PM मोदी को सौंपी। इसके अलावा यूपी में कैबिनेट एक्सपेंशन और अगले साल रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर भी बहस हुई। इसके बाद योगी और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने यूपी में होने वाले बदलाव का एक खाका तैयार किया। दोनों की यह मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने एक प्लान बनाया जिसे बाद में वज़ीर आज़म के साथ डिस्कस किया गया। यूपी में बड़े बदलाव की तैयारियां की जा रही हैं। इनमें पूर्वांचल को अलग रियासत बनाने पर फैसला हो सकता है। योगी कैबिनेट का जल्द एक्सपेंशन हो सकता है। जितिन प्रसाद और मोदी के करीबी MLC AK शर्मा को वजीर बनाया जा सकता है। यूपी तंजीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। किसानों को मनाने के लिए योगी की कैबिनेट में जाट कम्युनिटी से जुड़े चेहरे को भी शामिल किया जा सकता है। बीते जमाने के मशहूर एक्टर दिलीप कुमार को जुमे के रोज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। वो बेहद कमजोर नजर आए। उनके मुंह पर मास्क लगा हुआ था। उनकी बीवी सायरा बानो कभी हाथ हिलाकर बाहर मौजूद मीडिया के लोगों का इस्तकबाल कर रही थी तो कभी दिलीप साहब का माथा चूम रही थी। 98 साल के दिलीप साहब का यहां 5 दिन तक इलाज चला। इतवार को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें यहां भर्ती किया गया था। जांच में पता चला कि उनके लंग्स में पानी भर गया था।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे फिर कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।